फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजीज। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं ज़्यादातर बात करता हूँ स्मॉल इन्वेस्टर्स के बारे में और मीडियम इन्वेस्टर्स के बारे में, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता मार्केट में लगाने के लिए, ज़्यादा बड़ी कैपिटल नहीं होती है। उन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है और उस पैसे से वो कुछ अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कुछ अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं। जो कि अगर हम बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं, वहाँ पे 3 से लेकर 4% तक हमें सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल जाता है। और वहीं अगर एफडी करवाई जाए या आरडी करवाई जाए तो उसमें मैक्सिमम 6 से 7% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। इससे ज़्यादा बैंक हमें रिटर्न नहीं देता। और आपको पता ही होगा कि आज के टाइम में 6 से 7% का इंटरेस्ट अपनी कैपिटल के ऊपर या अपने पैसों के ऊपर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और हर बार हर साल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि इसलिए जो छोटे निवेशक होते हैं वो स्टॉक मार्केट की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। कोई ना कोई उनको आके सलाह दे ही देता है कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लो, यहाँ पे एक एक दिन में लोग 1,000 1,000 2,000 3,000 रुपए पैसे कमा लेते हैं। तो होता क्या है, उन लोगों को मार्केट की कोई नॉलेज नहीं होती है। वो मार्केट में आते हैं और आने के बाद ज़्यादातर क्या करते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर फोकस रखते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में होता क्या है, कभी कोई प्लान नहीं करते, कभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं वो अपनी। और इवेंचुअली हो क्या जाता है, उनको प्रॉफिट की जगह लॉस बुक करना पड़ता है वहाँ पे। फिर धीरे धीरे उनका मन खराब होता है कि यार ये मार्केट पैसा नहीं देने वाली, निकलो यहाँ से। तो ऐसे में उनको लॉस देखना पड़ता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, अगर आप इस मार्केट में ठीक से चले, अगर आप इस मार्केट को ऑब्जर्व करें, अगर इस मार्केट को आप नॉलेज ले, थोड़ी सी गाइडेंस आपको मिले, तो आप गारंटी के साथ इस मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लोगों के लिए जो जिनको नॉलेज नहीं होती है, मैं इन लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए और गाइडेंस देने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। और मैं यहाँ पे सिर्फ बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं करता। मैं सिर्फ बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे शेयर के बारे में जिसको मैं पिछले कुछ दिनों से मॉनिटर कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं उसके उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हूँ कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब से बजट अनाउंस हुआ है, इस शेयर में इतनी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है कि बहुत ज़्यादा ये हर हर दिन इतना ज़्यादा नया 52 वीक लो हाई बना रहा है। और आपको बताऊंगा कि ये जो शेयर है ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो चलो मैं आपको मेन स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आप इस शेयर के बारे में जान पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर में इसका क्या कुछ टारगेट रह सकता है या क्या कुछ इसका हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे फ्यूचर में मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अब अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस कंपनी को यहाँ 9 फरवरी को, इसी साल 9 फरवरी को एक प्रोजेक्ट मिला है 327 करोड़ का। और उसके बाद जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस जगह पे, यहाँ पे भी 9 फरवरी को इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। इस कंपनी को 1800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। और ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, ये कंपनी हमारे देश में जो नेशनल बिल्डिंग्स होती है, सरकारी जो बिल्डिंग्स होती है, उनको कंस्ट्रक्ट करती है। और रिसेंटली इसको क्या हुआ, राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया ये। और वहाँ पे इस कंपनी ने क्या करना है, मेडिकल कॉलेज बनाने हैं। इसने जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको मेडिकल रिसर्च एंड कॉलेज में डेवलप करना है। तो इस तरह का इनका कोई प्रोजेक्ट है जो कि राजस्थान में इनको मिला है। और अभी देखो आगे और दिखाता हूँ मैं इस शेयर के बारे में आपको। चलिए आ जाते हैं हम अपनी मेन स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसने ईयरली, क्वार्टरली, 3 मंथ्स में, 1 मंथ्स में कितना रिटर्न दिया है कमा के। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पिछले एक साल का, इसने रिटर्न दिया है 44.3% का। वहीं अगर हम 6 मंथ्स की बात करते हैं तो इसने रिटर्न दिया है 49.7% का। बैंक कभी आपको इतना रिटर्न दे देता है? 6 से 7% का रिटर्न। 100 रुपये अगर आप लगाते हो, वहाँ पे आपको 49 रुपीज़ मिल रहे हैं 100 रुपये के ऊपर, वो भी 6 महीने के अंदर। बैंक आपको एक साल में जाके 3 या 4% देता है। तो ऐसे में क्या बेहतर रहता है, ऐसे में अगर समझदारी से इन्वेस्टमेंट की जाए तो स्टॉक मार्केट बहुत बेस्ट है। ये पर्सनली एक्सपीरियंस है मुझे, तो जब भी आपको मैं बता रहा हूँ। और वहीं अगर आप 3 महीने की रिटर्न्स का अगर आप देखते हो, 3 महीने की रिटर्न्स इसकी हैं 67.4% की। अब 3 महीने के बाद 1 मंथ की भी हम अगर देख लें तो पिछले 1 मंथ में इस स्टॉक ने 37.7% का रिटर्न दिया, जो कि कोई छोटा रिटर्न नहीं होता, अच्छा खासा रिटर्न होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें इतनी तेज वोलेटिलिटी है कि आने वाले कुछ टाइम में ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और बहुत छोटा शेयर है, कोई ज़्यादा बड़ा शेयर भी नहीं है, एक पेनी स्टॉक है।
आपको चलो आगे इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ कि इसने परफॉर्म कैसा किया पिछले 2 क्वार्टर्स में। इसके रिजल्ट्स एनालिसिस करेंगे हम, जो इसका नेट प्रॉफिट है, इसने क्या सेल्स कमाई है, उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। चलो आपको ले चलता हूँ इसकी मेन स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, अब हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट ओपन कर लिए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट दिए हुए हैं। एक तो है सितंबर 2020 का और दूसरा है दिसंबर 2020 का। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करके देख लो। देखो यहाँ पे सेल्स जो है, पिछली बार कंपनी की सितंबर जो क्वार्टर था उसमें सिर्फ 1376 करोड़ थी, 1376 करोड़ रुपीज़। उसके बाद अब जब दिसंबर का क्वार्टर एंड हुआ है, इसमें इनकी सेल्स बढ़ के कितनी हो गई है, 2103 करोड़, यानी कि 2103 करोड़ रुपए की इनकी सेल्स हो गई है। तो लगभग 700 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। 700 या 800 करोड़ आप मान सकते हो। उसके बाद अगर आप अदर इनकम देखो, जो कि इनकी 49 थी, 49 करोड़ रुपीज़, तो वो थोड़ी सी कम हुई है यहाँ पे 45 करोड़। तो ज़्यादा कोई मैटर नहीं करती है। अब उसके बाद अगर आप देखते हो टोटल इनकम, पिछली बार थी इनकी 1426 करोड़, 1426 करोड़ रुपीज़ की, जो कि बढ़ के इनकी 2149 करोड़ रुपीज़ हो गई है। और वहीं अगर हम इनके अब एक्सपेंडिचर की बात करें, तो एक्सपेंडिचर जो है इनका, पहले जो था इनका 1363 करोड़ था और अब ये बढ़ के हो गया 2041 करोड़। तो इसमें भी कोई मुझे ज़्यादा बड़ी बात दिख नहीं रही है। अगर मान लो आप कोई बिजनेस आपने खोल रखा है, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, चाहे आप मान लो आपकी कोई शॉप भी है, अगर आप उसमें माल डालते हो तो उसमें आपका खर्चा तो होगा ही, एक्सपेंसेस तो आपके लगेंगे ही। अब जब एक्सपेंसेस लगेंगे तो उसके बाद आपको जब माल बिकेगा तो प्रॉफिट भी आपको आएगा ही। तो वही यहाँ पे केस है, इनका एक्सपेंडिचर थोड़ा बड़ा है। और नीचे अगर हम देखते हैं तो इनकी इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT, ये पहले इनका 62 करोड़ रुपए था और अब ये बढ़ के 108 करोड़ हो गया है। इंटरेस्ट जो था पहले पहले भी 1 करोड़ था, इस बार भी 1 करोड़ है। टैक्स जो था पहले 15 करोड़ था, अब कम होके 9 करोड़ रह गया। अगर हम ओवरऑल देखते हैं इसका, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका जो नेट प्रॉफिट है, पिछली बार जो था, सॉरी, पिछली बार जो था 45 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, बढ़ के ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा आप कह सकते हो, यहाँ पे 96 करोड़ रुपए का इसका नेट प्रॉफिट हो गया है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्यू बेसिस पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर आप इसके पिछले रिकॉर्ड्स भी चेक करोगे तो कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। और अब मैं बात करने वाला हूँ एक इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, जो कि किसी कंपनी की हेल्थ हेल्थ को बताती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं। और लाइबिलिटीज़ आप इसमें देख सकते हो। जो शेयर कैपिटल है, मार्च 2019 में 180 करोड़ की थी, वो अभी भी 180 करोड़ रुपए है। रिजर्व एंड सरप्लस 1328 करोड़ रुपए के थे, जो 1270 करोड़ रुपए के हो गए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस वो होते हैं जिसमें से कंपनी का एक प्रॉफिट अपना इकट्ठा करके रखती रहती है एक अलग से रिजर्व सरप्लस अकाउंट में। और इसको बाद में कंपनी अपने मुश्किल टाइम में या फिर बायबैक के लिए, डिविडेंड के लिए यूज़ कर लेती है। और करंट लाइबिलिटीज़ जो है इस कंपनी की 11,313 करोड़ रुपए की थी पहले, अब ये 10,500 रुपये की हो गई है। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती है जो इनको एक तरह से कंपनी का लाइबिलिटी होती है, दायित्व होता है कंपनी का, ये इनको देना होता है। और अदर लाइबिलिटी जो होती है इसकी, अभी पहले जो थी इसकी 273 करोड़ रुपए की थी, अब ये बढ़ के 586 करोड़ रुपए की हो गई है। तो कोई ज़्यादा इतनी बड़ी बात लग नहीं रही है इसमें। पिछली बार जो लाइबिलिटीज़ थी टोटल, वो इसकी 13,095 करोड़ रुपए की थी, जो घट के 12,536 करोड़ रुपए रह गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी एसेट्स के बारे में। इसकी एसेट्स कैसी हैं, कैसे परफॉर्म कर रही है कंपनी। तो हम आगे इसकी एसेट्स के पेज पे, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो पहले एसेट्स थी, वो थी 181 करोड़ रुपए की। जो कंपनी की संपत्तियाँ होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स होता है, वो पहले 181 करोड़ रुपए का था, जो कि घट के 165 करोड़ रुपए रह गया। और उसके बाद करंट असेट्स आप देखो, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो ये चीज़ें होती हैं, ये 12,241 था, ये भी घट के थोड़ा सा कम हो गया, 11,628 करोड़ रुपए रह गया। तो थोड़ा बहुत जब बिज़नेस को हम एक्सपेंड करते हैं तो इन चीज़ों में हल्की फुल्की, जो आप कह सकते हो कि कम ज़्यादा होता रहता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी किस सिचुएशन में है, उसके हिसाब से ये चीज़ें बदलती रहती हैं। और अदर एसेट्स जो थी कंपनी की, वो पहले 672 करोड़ रुपए की थी, जो अब बढ़ के 742 करोड़ रुपए हो गई है। तो टोटल एसेट्स भी अगर हम देखते हैं, पहले 13,095 करोड़ रुपए की थी और अब 12,536 करोड़ रुपए की हो गई है। तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात इसमें लग नहीं रही है। और अगर हम अब देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो, भी एक बार देख लेते हैं कितना। तो ये कंपनी का कैश फ्लो आ गया हमारे सामने।
कैश फ्लो आपको पता ही होगा, वो कैश फ्लो एक वो चीज़ होती है जिससे कंपनी किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकती है। अगर कंपनी के पास कैश अवेलेबल है, किसी भी डील को डन कर सकती है वो। तो ऐसे कई सारी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। जो माइनस में जो दिखा रहा है यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है जब भी कोई फाइनेंस एक्टिविटीज़ में कंपनी का पैसा जाता है, कैश जाता है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पहले 637 करोड़ रुपए का इनके पास कैश आया था, फिर एक अब यहाँ पे 112 करोड़ रुपए का है। पहले इनका ये इतना खर्च हो गया था इन्वेस्टिंग में, अब इनका 88 करोड़ रुपए है फिलहाल। तो अब यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहले इनका 149 करोड़ रुपए का स्पेंड हुआ था, अब यहाँ पे 159 करोड़ रुपए का कैश गया इनके इनके पास से। और नेट कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो पहले 279 करोड़ रुपए था, अब ये घट के 41 करोड़ रुपए हो गया है। तो इसमें हाँ थोड़ा सा कमी है, इसमें बहुत कम हुआ इनका कैश। लेकिन जब इनका कैश कम हुआ है, इन्होंने प्रोजेक्ट भी लिया है, इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने ग्रैब करी है, तो पहले पैसा खर्च भी करना पड़ता है। तो आने वाले टाइम में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और अब मैं इस कंपनी का नाम रिवील करने जा रहा हूँ आपके सामने, ये कंपनी कौन सी है। तो ये कंपनी है NBCC इंडिया लिमिटेड। ये नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है हमारी, जिसका रेट कल बंद हुआ था 42 रुपीज़ 30 पैसे के रेट पे। और आज भी जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, मार्केट लगभग 800 से 1000 पॉइंट डाउन है। और ये शेयर, अगर हम इस शेयर की बात करें तो ये फ़िलहाल अभी भी ये डाउन नहीं है, और ये लगभग 43 रुपीज़ के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो आप देख ही सकते हो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर ये जो शेयर है एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है, और मैं इसको कम से कम 65 या 75 रुपये तक नहीं बेचने वाला। तो मैं वेट करूँगा जब तक इसका शेयर का रेट 65 से 75 रुपये नहीं हो जाता। तो मैंने आपके सामने ये दिखा दिया है, अब आपको देखना है कि आप क्या, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसमें कर सकते हो। बाकी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एक बार सलाह ज़रूर ले लेना। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।